हेलो दोस्तों, मैं हर्षित अपने वर्चुअल शिक्षा चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में 12th क्लास की इकोनॉमिक्स भी देखी थी। हम लोगों ने उसके बाद बीकॉम की भी कुछ इकोनॉमिक्स जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट हो या फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो खास करके क्लास 12th और क्लास 11th के बच्चों के लिए है। हम जब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम ये जान लें कि हम प्रिपरेशन जिस चीज़ की कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या चीज़ें नहीं आने वाली हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस बार बोर्ड ने अपने कुछ नियम को चेंज किया है और उसने ये बात कही है कि क्योंकि ये कोविड बार बार एग्ज़ाम के टाइम पे आ जा रहा है तो हम एक काम करते हैं कि इस एग्ज़ाम को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और अगर एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सिलेबस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो उसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और कहा कि जो मैं पहला वाला एग्जाम लूंगा, टर्म 1 लूंगा, उसको मैं एमसीक्यू बेसिस पे लूंगा, और जो टर्म 2 लूंगा यानी कि जब कोविड आएगा, मतलब मैं कह रहा हूं आ सकता है, तब वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। यानी कि इस बार हमको जो प्रिपरेशन करनी है वो किस हिसाब से करनी है, हमको एमसीक्यू के हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है और साथ ही साथ हमको सब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी करनी है। बात समझ में आ रही है? और सब्जेक्टिव एग्जाम देना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू एमसीक्यू एग्जाम, ठीक है? क्योंकि सब्जेक्टिव में अगर आपको किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो आप कुछ ना कुछ आंसर में लिख देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप एमसीक्यू के उन 4 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला सही होगा कि ये वाला। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैनल के थ्रू आपको इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए जिससे कि आपको क्लास 12th को या क्लास 11th को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, चाहे वो एमसीक्यू पैटर्न की बात हो, चाहे वो सब्जेक्टिव पैटर्न की बात हो। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि हम जान तो ले भैया कि पढ़ना क्या है हमको। तो आज हम अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेकर के आए और जैसा कि मैंने आपसे कुछ समय पहले कहा था कि ये चैनल हम लोग एक्सपेंड करेंगे और इस चैनल पे हम लोग हर तरह के सेगमेंट्स को लेकर के आने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं इस चैनल पर फिजिक्स आने वाले 1 से 2 दिन में जितने भी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले या फिर बायोलॉजी वाले, उनको भी फिजिक्स की ज़रूरत है, मैं उन सब के लिए क्लास 12th की और क्लास 11th की फिजिक्स अगले 1-2 दिन में यहाँ पर अपने चैनल पर लेकर के हम लोग आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो और आने वाले कुछ हफ्ते 10 दिन में हम लोग मैथ्स भी यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, हम लोग ज्योग्राफी भी यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, हम लोग पॉलिटी भी यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे और जितने भी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैनल पर आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे ताकि जो बच्चा जिस भी चीज़ को पढ़ना चाहता है, जिसकी वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ हम राहत दे सकें, उनको उनकी कुछ ना कुछ कोशिश कर सकें, उनकी कुछ ना कुछ कमियों को, जो दिक्कतें हैं उसको हम कम कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो आज क्योंकि अब आप हमको तो पहचान ही गए होंगे, इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है? तो हम लोग आज इकोनॉमिक्स को लेकर के आ गए हैं, जो जैसे कि आप लोग 10th का बोर्ड दिए होंगे तो आप देखते होंगे कि हर सब्जेक्ट के बगल में कोड लिखा होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स का कोड नंबर क्या है? 030। बात समझ में आ रही है? इसके हिसाब से हम लोग आज बात करेंगे कि क्लास 11th और 12th के सिलेबस में क्या है और इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस। मुझे लगता है जो बच्चे क्लास 11th पढ़ के आए हैं, क्लास 12th पढ़ने आए हैं या फिर 11th अभी नहीं पढ़ा, उनको मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको भी इकोनॉमिक्स की ये बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? कब डिमांड बढ़ रही है, कब डिमांड कम हो रही है और डिमांड के बढ़ने की वजह से कीमत पर क्या असर पड़ रहा है। इस कीमत से तो हम भी जूझते हैं मार्केट में और जो नॉन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोग हैं वो भी जूझते होंगे। तो क्या हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि क्यों बढ़ रही है, क्या है, क्या रीज़न है? बात समझ में आ रही है? तो सबको थोड़ी मोड़ी इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। मैं इस चैनल पर इस भाषा में आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा जो एक सबसे आसान भाषा हो सकती है। जैसे कि हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, उस तरह की भाषा में मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपके सामने A to Z पूरा सिलेबस आपके सामने रखूंगा।
और ये बात मैं आज कह रहा हूँ, ये बात मैं सिलेबस जिस दिन ख़त्म करूँगा उस दिन आपको भी ये बात पूरी तरीके से भरोसा हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स इतने आसान भी हो सकती है क्या? क्या ये बातचीत जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं इस भाषा में भी इकोनॉमिक्स को पढ़ा जा सकता है क्या? तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए, आपको ज़रूर फायदा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें क्लास 11th की, ठीक है ना, क्लास 11th की, तो 11th में क्या क्या चीज़ें हैं? तो 2 पार्ट में इकोनॉमिक्स है, 12th के बच्चे जान रहे हैं, वो पढ़ के आए हैं। 11th में जो अभी नए नए आए हैं, देखो क्या क्या है। पहला स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया, बात करेंगे जब स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो क्लास 10th में तो हम लोग मैथ्स पढ़ के आए हैं ना, उसमें एक चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मीन पढ़ रहे थे, मीडियन पढ़ रहे थे, मोड पढ़ रहे थे, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग वहां पर नहीं पढ़े थे। वो चीजें हम, क्योंकि अब स्टैटिस्टिक्स एज अ पेपर ही हम पढ़ रहे हैं, तो हमको स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ना है। और उस स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है सर जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ा रहे हैं? तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इकोनॉमी से किस तरीके से रिलेशन है, इन सारी चीजों की बात हम लोग करेंगे। यानी एक पार्ट क्या है, पार्ट ए, जिसको हम लोग कहें स्टैटिस्टिक्स, और पार्ट बी क्या है क्लास 11th में? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ रही है? क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? तो अगर छोटी सी बात कर ले माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम सब लोग मौजूद हैं किसी एक कमरे में, और उस एक कमरे में मान लीजिए 10 लोग मौजूद हैं। किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी जब हम करेंगे तो वो माइक्रो कॉन्सेप्ट होगा, जब हम सबके बारे में पढ़ेंगे वो मैक्रो होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग इसके बारे में चैप्टर्स में आएंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इंडिविजुअल फर्म, कैसे इंडिविजुअल इंडस्ट्री, कैसे इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ये सारी चीजें माइक्रो में आती हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि हम माइक्रो को किससे कंपेयर कर रहे हैं। कभी कभी वही माइक्रो मैक्रो की तरह काम करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश और गोरखपुर, तो आप कहेंगे सर गोरखपुर क्या है, माइक्रो है, और उत्तर प्रदेश क्या है, मैक्रो है। लेकिन जब मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश और इंडिया, तो आप क्या कहेंगे? ये उत्तर प्रदेश जो अभी माइक्रो की तरह काम कर रहा था, मैक्रो की तरह काम कर रहा था, वो अब माइक्रो बन गया, और इंडिया क्या हो गया, मैक्रो। इंडिया जो अभी मैक्रो की तरह काम कर रहा है, अगर उसको मैं कंपेयर करूंगा एशिया से, तो इंडिया माइक्रो हो जाएगा और एशिया मैक्रो हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये सारे चीज हम लोग इस चैनल पर समझेंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस में। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है और हमको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है सर, स्टैटिस्टिक्स हमारा पेपर तो सर 80 नंबर का होता है, क्यों? 80 मार्क्स का होता है। तो आप देख लीजिए क्या क्या चीजें आपकी थ्योरी की अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स में, तो क्या क्या चीजें आ रही हैं इसमें? आपका इंट्रोडक्शन, शुरुआत में स्टैटिस्टिक्स क्या है, इससे क्या फायदा है, इसके क्या नुकसान है, ये सारी चीजें हम लोग जब पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। सेकंड, चैप्टर्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, अगर आपने बुक ले लिया है तो आप देख सकते हैं। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे हम कलेक्ट करते हैं, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हम उनके साथ क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहां क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये सारे टूल्स के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स में हैं। बात समझ में आ रही है? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूं, जो किस बेसिस पे होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। एकदम ध्यान में रखिए, ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या होने वाला है, ये एमसीक्यू बेसिस पे इसका एग्जाम होने वाला है। अगला तो पार्ट बी क्या है, इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन, और दूसरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ठीक है ना, हम लोग समझेंगे कि क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सारी चीजें, हम लोग समझेंगे कि इक्विलिब्रियम और डिमांड ये सारी चीजें क्या है। ठीक है ना। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले आपकी आदत क्या थी, 80 मार्क्स का पेपर देने की। क्या इस बार भी पेपर 80 नंबर का है, क्या 80 मार्क्स का है? तो नहीं, इस बात को मेंशन कर लें। देखिए इंट्रोडक्शन कितने मार्क्स, बहुत अच्छा सिलेबस उन्होंने पूरी तरीके से बता दिया है कि कहां से कितना पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? 4 मार्क्स। साथ ही साथ जो ये कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। स्टैटिस्टिकल टूल की अगर हम बात करें, जिसमें मीन, मीडियन, मोड और ये सारी चीजें आएंगी, इसमें हम लोग ये हमारा 10 मार्क्स का होगा। यानी स्टैट्स का जो पार्ट है वो अगर हम टोटल करें तो कितने का है, 23 मार्क्स का है। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 13 मार्क्स, यानी मिलाकर 17 मार्क्स।
और इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 23 + 17 हमारा पेपर 40 मार्क्स का होगा, ना कि 80। बात समझ में आ रही है? इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दें कि पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है। साफ साफ मेंशन्ड है, यहां तक कि टॉपिक वाइज मेंशन्ड है कि कहां से कितने का आने वाला है। बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है आपको हेल्प मिली होगी। और पार्ट सी, इसको हम नहीं भूल सकते, ये क्या है? प्रोजेक्ट वर्क। बात समझ में आ रही है? प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना? 10 मार्क्स का। देखिए, स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली वन प्रोजेक्ट इन द एंटायर एकेडमिक सेशन which is divided into 2 terms, that is term 1 and term 2। उनको क्या करना है? एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। लेकिन हम समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें हैं ऐसी, जो इंट्रोडक्शन हमने कह दिया उसमें क्या क्या चीजें। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें स्टैट्स में, तो देखिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा, ठीक है ना? फिर मीनिंग क्या है इस स्टैटिस्टिक्स का, स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना? इस स्टैटिस्टिक्स के ये सारे चीजें क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमिक्स में, इन सारी चीजों को हमको यहां पर समझना है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या पढ़ना है कि ये डेटा कहां से कलेक्ट किया जाता है, क्या सोर्स है इसका, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या है, हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड विद कांसेप्ट्स ऑफ सैंपलिंग, हम सैंपलिंग से किस तरीके से उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, फिर सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें हमको कहां पढ़नी है? कलेक्शन ऑफ डेटा में पढ़नी है। बात समझ में आ रही है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की अगर हम बात करें, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की अगर हम बात करें, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्राम प्रेजेंटेशन, बात समझ में आ रही है? ऑफ डेटा, ज्योमेट्रिक फॉर्म की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीजें हमको जैसे जैसे हम सिलेबस लेकर के आगे आते जाएंगे, आपको सारी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कौन सी चीज क्या है, कहां पर है, और इसको किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से इजिली समझ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारी बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें यूनिट 3 की, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जहां हम बात कर रहे थे, जहां पर हम अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे थे, जहां पर हम मोड की बात कर रहे थे, इन सारी चीजों की जहां हम बात कर रहे थे, वो सारी चीजें भी हम लोग इस चैनल पर पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें अपने पार्ट बी की, जहां पर हम कहां गए, अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले इंट्रोडक्टरी पार्ट पर आ गए, उसमें हमको क्या समझना है कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो हमने देखा था वहां पर इंट्रोडक्शन, और क्या देखा था हमने देखा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और डिमांड। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या चीजें, कि क्या मीनिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्या मीनिंग है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है इकोनॉमिक्स का, ये सारी चीजें ये क्या होती हैं, क्या इसके पीछे कारण है, और क्या इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारी चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। व्हाट इज एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। आज सिर्फ मैं आपको सिलेबस दिखाने आया हूं, और जल्द ही 1-2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लासेस यहां पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब मीनिंग, यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यूटिलिटी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है, इस यूटिलिटी से कैसे डिमांड क्रिएट होती है, इसको भी हम समझेंगे। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में यहाँ पर आने वाली क्लासेस में समझेंगे। यूटिलिटी के टाइप्स की हम बात करेंगे, इससे मार्जिनल यूटिलिटी आएगा, लॉ आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एक एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम कर रहे जाते हैं, वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व की हम बात करेंगे वहां पर, बात समझ में आ रही है। डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। टर्म 2 की अगर हम बात करें, उस टर्म 2 में क्या क्या चीजें हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में अगर हम देखें पार्ट ए में, तो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। आपने अगर बुक खरीदी है तो आपको ये सारे चैप्टर्स उसमें देखने को मिलेंगे। अभी आप सबसे पहला आपका काम यह है कि जो चैप्टर्स आपके पार्ट 1 में, टर्म 1 में आने वाले हैं, उनको आप मेंशन कर लीजिए।
और चैप्टर वाइज चीज़ों को हमारे साथ यहाँ पर कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें माइक्रो की, उसमें प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 40 मार्क्स का यहाँ पर भी क्या होने वाला है, आपका एग्जाम सब्जेक्टिव वाला। और आप ये चीज़ मेंशन कर लीजिए, जो स्टैटिस्टिक्स आपने पिछले टर्म 1 में देखा था वो 23 मार्क्स का था, और आपका माइक्रो कितने का था, 17 का था। टर्म 2 में देखिए ठीक उल्टा, 17 मार्क्स का आपको स्टैट्स देना है और 23 मार्क्स में आपको क्या करना है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी उस हिसाब से करनी है। चलिए आते हैं, अब हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। जो प्रोजेक्ट वाली जानकारियां हैं वो भी मैं आपको क्लास चलते चलते देता रहूँगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पहले प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तैयारी करवाई जाएंगी, आपको बिल्कुल उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनको भी इस चैनल का लिंक अपने व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जिस भी सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हैं, जैसे भी आप करते हैं, आप उनको इसके बारे में बताइए ताकि वो भी क्या कर सकें, वो भी इन सारी चीज़ों का लाभ उठा सकें। क्योंकि बोर्ड का जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट से कोई सीट फिक्स नहीं है कि नहीं 10 लोगों को ही चयन किया जाएगा 90% अधिक देने में, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग चाहें अपने दोस्तों की इसमें हेल्प कर सकते हैं, इसमें कोई कट ऑफ नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं 10 ही लोग की सीट है, 12वां नहीं आ सकता, 11वां नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग अपने दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए, वो भी यहाँ से चीज़ों को सीखें, समझें, ठीक है ना, उनको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं वहाँ पर जिसका एक भय रहता है, क्लास 12th, ठीक है ना। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, घर वाले, पड़ोसी, रिलेटिव्स सब, क्या बेटा क्लास 12th में आ गए? आ गए, अच्छा ठीक है। 12th में तो आ गए, रिजल्ट का क्या होगा, कैसा आएगा, अच्छा आएगा, पढ़ाई चल रही है? चल रही है, ठीक है चल रही है। अब ठीक है, अब तुमसे इतना हम जानकारी ले लिए, अब हम तुमसे कब मिलेंगे? जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद घर वालों ने पहले नहीं पूछा, पहले फ़ोन आ गया किसी का, कितना आया? बात समझ में आ रही? तो हमको क्या करना है, उन सारे रिश्तेदारों को, उन सारे पड़ोसियों को ऐसा रिजल्ट बताना है जिससे कि आपको भी खुशी हो और उनको हो ना हो। बात समझ में आ रही है? वो डिपेंड करता है कि वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, ठीक है। चलिए वो सब बात होती रहेगी। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th की, जिसमें पहले हम लोग बात करेंगे टर्म 1 की और फिर हम लोग बात करेंगे टर्म 2 के, ठीक है ना। चलिए पहला टर्म 1 जो किस तरह का, किस बेसिस पे होने वाला है, जो MCQ बेसिस एग्जाम होने वाला है, MCQ बेस्ड। बात समझ में आ रही है? अब MCQ बेस्ड एग्जाम का मतलब 4 ऑप्शंस आपको पता है, उसमें से कोई एक सही। आपका सिलेबस आपको पता है, क्या है सिलेबस? मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है? आपने 11th में क्या देखा था? माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स। क्लास 12th में आप क्या देखेंगे? मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। आप भारत की अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। अगर हम बात करें एग्जाम की तो यहां पर भी देखिए 40 मार्क्स, ठीक है ना, 40 मार्क्स, ठीक है। और टाइम आपको कितना मिलेगा? 90 मिनट्स। क्लियर है बात? 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है ना। हम बात करें क्या क्या हमारे सिलेबस में है इस टर्म 1 में। इस टर्म 1 में तो सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग। क्या है? मनी एंड बैंकिंग। हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग बैंकिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। सरकार का बजट भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह का मेजर रोल, किस तरह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। किस तरीके से वो अपने बजट के थ्रू कोशिश करती है कि वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को सोचकर काम करती है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको किस तरीके से सरकार अपने बजट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट,
हमको यहां पर और क्या पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे तो हम लोग जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हम लोग इतना सा समझ सकते हैं कि एक देश जो विश्व के सारे देशों के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है, उसी का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कि यहाँ इतना गया, वहाँ उतना गया, वहाँ से इतना आया, यहाँ से उतना आया, इसी चीज़ का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? हम लोग जब बात करेंगे चैप्टर की तो और डिटेल में बात करेंगे, आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारा मनी एंड बैंकिंग है वो कितने मार्क्स का आएगा, वो 6 मार्क्स का आएगा। हमारा जो गवर्नमेंट बजट है वो कितने का आएगा, वो 6 का आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कितने का आएगा, 6 का आएगा। यानी टोटल 18 मार्क्स का जो पेपर होगा वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएगा। बात समझ में आ रही है? टर्म 1 की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें पार्ट बी की, यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या चीजें हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक। हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ 1991। हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी के पार्ट हैं ये। इंडियन इकोनॉमी 50 से 90, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? हमको इन सारी चीज़ों को इस हिसाब से पढ़ना है कि जिससे कि हम क्या कर सकें, हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर करंट चैलेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत सारे बच्चे इसमें बोर होते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों होते हैं। ठीक है ना, अगर आपको देखिए इंडियन इकोनॉमी सबसे कहा जाता है कि ईजी है, लेकिन आप अगर किसी रिसर्च स्कॉलर से पूछिए ना, जो रिसर्च कर रहा है इकोनॉमिक्स में, वो आपको बताएगा कि सबसे कठिन चीज़ अगर कुछ है और सबसे हेल्पफुल चीज़ अगर कुछ है हमको रिसर्च करने में, तो वो भारत की अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस को हमको समझना पड़ेगा, हमको वो चैलेंज समझना पड़ेगा जो इंडिया फेस कर रहा है। चाहे हम उसमें पॉवर्टी की बात करें, चाहे हम उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, चाहे हम उसमें रूरल डेवलपमेंट की बात करें, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम लोग सिर्फ बुकिश होकर के उन चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम उस बुक को रिलेट करेंगे जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो सराउंडिंग की चीज़ें हैं, जब आप उससे रिलेट करके उसको पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट जो क्लियर होगा वो सबसे बेहतरीन होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, आपको इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करिए कितने मार्क्स का आने वाला है, ये 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये कितने का हो गया, 22। अगर हम बात करें 10 का आपको चैलेंजेस आएगा और 12 मार्क्स का आपको ये चीजें इंडियन इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हुए 47 से 90 और 91 का रिफॉर्म, यहां तक चीजें आपकी 12 मार्क्स की, और 10 मार्क्स का आपका जो करंट चैलेंजेस हैं जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रहा है, यानी 22 मार्क्स का, जिसको आप बोरिंग कहते हैं। कई बच्चे हैं जो बोरिंग कहते हैं, उनको ये बात समझना पड़ेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस यहां पर ज्यादा है। आप देख सकते हैं 18 मार्क्स का आपका मैक्रो है और 22 का आपका इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछने वाला है, यानी 40 मार्क्स में मोर देन 50% आपका पेपर इंडियन इकोनॉमी से। हम लोग यहां पर डिटेल में बात करेंगे उस पर, आप जरूर इसको यहां से लाभ उठाने की कोशिश कीजिएगा। और सेम उसी तरीके से यहां पर भी प्रोजेक्ट वर्क की बात हम लोग करें, जो पार्ट 1 की अगर हम बात करें 10 मार्क्स का होगा, जो डिवाइडेड है टर्म 1 और टर्म 2 में। हम लोग इसके बारे में क्लासेस में डिटेल में बात करेंगे और मैं खुद आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट आप इन सारे विषयों, जो टॉपिक्स आपके पास बोर्ड ने दिए हैं, उन टॉपिक्स में आप इस टॉपिक में किन किन चीज़ों पर लिख सकते हैं, आप इस टॉपिक पर क्या क्या बातें बता सकते हैं, इस टॉपिक पर आप क्या कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट में भी जो हेल्प हो सकती है वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आप समझ लीजिए कि आप टोटली जो इकोनॉमिक्स है ना आपका पेपर, वो आप इस चैनल से सीख कर ही जाएंगे। इसी के साथ जब नए नए सेगमेंट्स और इसमें जुड़ेंगे, आप उन सारे पेपर्स को, सारे सब्जेक्ट को यहां से सीख कर ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर हम डिटेल में थोड़ी सी बात कर ले, वैसे तो हम सिलेबस में करेंगे मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे भैया मनी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और सप्लाई ऑफ मनी क्या है, उसमें करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। अब देखिए सप्लाई ऑफ मनी के बारे में बता रहा है, हेल्ड बाय द पीपल एंड नेट डिमांड डिपॉजिट। ये नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट रखता है, ठीक है ना, और जो लोग करेंसी रखते हैं
उनके बारे में हम लोग सारी चीजें क्या करेंगे, यहां पर पढ़ेंगे। मनी क्रिएशन कैसे होता है कॉमर्शियल बैंक का, देखिए मनी का बस इतना सा पार्ट है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम कहां आ गए, हम बैंकिंग पर आ गए। मनी किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है, किसी के 1000 रुपए के डिपॉजिट को किस तरीके से वो 15,000 बना देता है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर डिटेल में समझेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे। बात समझ में आ रही है। फिर सेंट्रल बैंक के बारे में हम समझेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं। एग्जांपल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हम सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं जब, तो सेंट्रल बैंक हर देश में होगा। एग्जांपल में अगर भारत की बात करें तो वहां का एग्जांपल क्या है, आरबीआई है, ठीक है ना। बैंक ऑफ इशू, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक, सरकार के बैंक की तरह काम करती है, नोट्स इशू करती है, करेंसी इशू करती है। बैंकर्स बैंक, कंट्रोल क्रेडिट, ये सारी हम लोग चीजों के बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट बजट जो हम लोगों ने बात की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दूसरा पार्ट गवर्नमेंट बजट क्या है, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कंपोनेंट्स, बात समझ में आ रही है। क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम बजट की जो हम बात कर रहे हैं उसका हम क्लासिफिकेशन 2 कंपोनेंट्स में किस तरीके से करते हैं, उन कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, बात समझ में आ रही है। उन सारी चीजों की बात हम लोग यहां पर डिटेल में करेंगे। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, अगर हम बात करें, ये सारी चीज की गवर्नमेंट की जो बजट होती है वो डेफिसिट में होती है, ठीक है ना। उस डेफिसिट के किस किस तरह के वो डेफिसिट हो सकते हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो, फिस्कल हो, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। और साथ ही साथ मैं देखता हूँ सीबीएसई में कई सारे बच्चे वीके ओहरी की बुक लेकर के पढ़ते हैं, टीआर जैन जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए वो एक अलग चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है। एक अलग चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट और मैनेज फ्लोटिंग, ये एक अलग चैप्टर है। तो अगर सिर्फ बच्चे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर पढ़कर हेडिंग और सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो उनसे फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर छूट जाएगा, बात समझ में आ रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और असलियत में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद ही इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। लेकिन अब बुक में इस तरीके से चीज़ें टीआर जैन में दी हुई हैं तो बच्चे आज तक पढ़ते आए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको बहुत प्रॉपरली डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट बी की अगर हम बात करें, जो क्या है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, हिंदी में अगर हम कहें कब आज़ाद हुए, 47, यानी एक इकोनॉमी होगी जो 47 के समय की होगी, दूसरी होगी जो हम लोग बनाए होंगे। उसका अप्रोच एक हम देखते हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक हमारा एक तरह का अप्रोच रहा इंडियन इकोनॉमी का, और 91 की पॉलिसीज के बाद वो अप्रोच बिल्कुल चेंज हो गया। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में यहां पर बात करेंगे कि कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक चेंज ले रही थी, कैसे किस समय किस चीज की जरूरत थी और हम क्या कर रहे थे, बात समझ में आ रही। हम सारी चीज की बात यहां पर डिटेल में करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, इसमें सारी चीज़ें आपकी बात अगर की जाए, जिसमें 5 ईयर प्लान वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, उनके रोल और इंपॉर्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे, हम इंडस्ट्री आईपीआर 1956 के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ अभी आपको नहीं लग रही है, लेकिन जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे ये सारी चीज़ें आपको क्या लगेंगी, अपनी लगेंगी। नई से अपनी तक का सफ़र हम लोग इस चैनल पर करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एलपीजी क्या है, एलपीजी से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। हम डिमोनेटाइजेशन भी समझने की कोशिश करेंगे, जीएसटी भी समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग सारी चीजें इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। भारत क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है करंटली, उसके बारे में जो हमारा यूनिट 7 है उसको भी हम समझेंगे, चाहे वो पॉवर्टी के रूप में हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के रूप में हो। हम इन सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। टर्म 2 की जब हम बात करें, जो हमारा कब होने वाला है, हमारा मार्च में होगा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हमको नेशनल इनकम पढ़ना है। मैक्रो में हमको पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बात समझ में आ रही है। ये चैप्टर्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से कब पढ़ेंगे, जब हमारा टर्म 2 आएगा, बात समझ में आ रही है। पार्ट बी की अगर हम बात करें, इसमें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम करंट चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है, हमने पीछे देखा करंट चैलेंजेस का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें पॉवर्टी आया, जिसमें रूरल डेवलपमेंट आया, और क्या था, एक था हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और आज
जब हम सेकंड पार्ट टर्म 2 देंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम भारत के करंट चैलेंजेस कौन से पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे। इस तरीके से हम लोग ये टर्म 2 में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, ये हमारा लास्ट चैप्टर है बुक का, इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। और देखिए फिर से वो मामला पलट गया, टर्म 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 मार्क्स और टर्म 2 में इंडियन इकोनॉमी 18 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स। बात समझ में आ रही है। इसमें भी कुछ प्रोजेक्ट वर्क हैं, उन सारी चीज़ों के बाद हम लोग क्लासेस में करते रहेंगे। हर टॉपिक पर मैं आपको ये बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे कि सर बताइए ये वाले टॉपिक में हम लोग प्रोजेक्ट किस हिसाब से बना सकते हैं, इस पे हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा तो पहले उस बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है ना। हम लोग पूरी तरीके से एक कम्युनिकेटिव क्लास यहाँ पर लेकर के चलेंगे, हम लोग आराम से बातचीत करते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्लास 11th और 12th का सिलेबस था। इंपॉर्टेंट क्या है जानना, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये है कि आपने अपना सिलेबस जान लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए कि आपका टर्म 1 नवंबर से दिसंबर में होने वाला है। नवंबर आप टारगेट लेकर के चलिए, इसका मतलब हमको कोर्स सितंबर तक कंप्लीट करना है। सितंबर तक कोर्स कंप्लीट करने का मतलब हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। बात समझ में आ रही है। 2 महीनों में हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है, हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, खूब ज़्यादा क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। हम आपको वैसे हम लोग एक एप्लीकेशन के थ्रू भी चीज़ों को लॉन्च करने जा रहे हैं क्लास 12th के, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जब मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपसे मिलूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा और सारी चीज़ें भी करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग पूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप जो कमेंट करेंगे उस कमेंट के थ्रू मैं क्या करूँगा, आपको सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में या उसी क्लास में या उसी कमेंट बॉक्स में मैं आपको मेंशन करूँगा, बताऊँगा। और हम लोग पूरी तरीके से इस क्लास 11th और 12th के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नवंबर में एग्जाम होना है, सितंबर तक पूरी तैयारी हो जानी चाहिए, मार्च में एग्जाम होना है, उसकी भी तैयारी हमको दिसंबर से स्टार्ट कर देनी है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आप इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, जब हम लोग सिलेबस लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, और इस चैनल पर चाहे वो फिजिक्स का स्टूडेंट हो, वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, वो बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, वो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, वो अगर आर्ट्स में ज्योग्राफी लेकर के पढ़ रहा है, अगर वो पॉलिटी लेकर के पढ़ रहा है, वो जितने भी पेपर्स लेकर के पढ़ रहा है, हम लोग इस चैनल पर सारी चीजें अलग अलग टीचर्स के द्वारा हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको इसके बारे में आप बताइए, और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।